वॉल्यूम। अच्छा, इसमें बैठी है सर। नहीं। वेरी गुड। Hello all, welcome to India's best teaching institute, Eureka Academy. I'm Deepak Kumar, your reasoning educator, and today we are going to discuss a much awaited chapter, or we can say the most demanding chapter of logical reasoning, Indian philosophy. So before starting the session, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also hit the bell icon to be in touch with us for the further updates. Session would be in bilinguals, so let's start the session. अच्छा, स्टार्ट करेंगे। सारी बातें बाइलिंगुअल में होंगी, है ना। और हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे अप टू द हायर लेवल, है ना। और ज़्यादातर बच्चों को इस इंडियन फिलोसफी में दिक्कत होती है ना। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न लॉजिक की तो आपको सब कुछ समझ आ जाता है, लाइक एरिस्टोटल की लॉजिक समझ आ जाते हैं, है ना। और सारी बातें समझ आ जाती है। जब हम अपने यहाँ की फिलोसफी की बात करते हैं, इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत आसान पार्ट है, समझो बात को। बस ये है कि हो सकता है आपको इस तरह से बताया ना गया हो, है ना। तो हम आज बात करेंगे कहाँ से, गौतम ऋषि से लेके ओशो तक सारी बातें कि फिलोसफी बेसिकली होता क्या है, एक रहस्य, लाइक जीवन का रहस्य क्या है। अब इस बात को सभी स्कूल ने अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है ना। तो समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी वेटेज है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, है ना, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, है ना। इंडियन फिलोसफी, तो सबसे पहले इंडियन फिलोसफी बोलूं या इंडियन भारतीय दर्शन बोलूं, है ना। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, वन इज आस्तिक एंड द सेकेंड वन इज नास्तिक। आस्तिक का मतलब जो वेद को मानने वाले हैं, जो वेद को मानने वाले हैं ना। आस्तिक का मतलब है जो वेद को नहीं मानते, ठीक है ना। सो हेयर वेद इज द सोर्स ऑफ देयर सोर्स ऑफ नॉलेज। और ये लोग जो नास्तिक स्कूल है, जो सिस्टम ऑफ स्कूल है, वो वेद को नहीं मानता, है ना, वो वेद को नहीं मानता। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब फर्दर जो आस्तिक स्कूल है वो दो स्कूल में डिवाइड हुआ है। वन इज एथेस्टिक, यानी कि ऐसे लोग जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते, है ना। और एक थेस्टिक, यानी कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। रिजेक्शन ऑफ गॉड, थेस्टिक का मतलब नॉन रिजेक्शन। अच्छा, ये लोग गॉड को मानते हैं, है ना, ये भगवान में मानते हैं, और ये लोग भगवान में नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं। अच्छा, फर्दर जो अथेस्टिक है उसको तीन स्कूल में डिवाइड किया है, सांख्य, न्याय और वैशेषिक, है ना। अच्छा, फर्दर थेस्टिक को इन्होंने तीन फर्दर स्कूल में डिवाइड किया है, नेम इज योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता। बड़े आराम से समझो, है ना। अच्छा, सांख्य को इन स्कूल ऑफ डुअलिज्म कहते हैं, इसको आप द्वैतवाद भी डुअलिज्म को द्वैतवाद भी कह सकते हो हिंदी में। लॉजिक का मतलब है जहाँ पे बातें लॉजिक का मतलब है जहाँ पे बातें लॉजिकली करेक्ट हो, है ना। न्याय में पूरी बातें लॉजिकल बेस्ड होंगी। वैशेषिक का मतलब स्कूल ऑफ एम्पीरियलिज्म, है ना, अनुभववाद कहते हैं एम्पीरियलिज्म को हिंदी में, क्या कहते हैं, अनुभववाद। यहाँ पे ऋषि कर्नाड ने बताया है कि सारी चीज़ें एक छोटे छोटे कण से मिलके बनी हुई है ना, एटम से मिलके बनी हुई है। अच्छा, अब जो थेस्टिक है, जहाँ पे लोग गॉड को मानते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ फिलोसफी है ये फर्दर तीन भागों में डिवाइड हुई है। द फर्स्ट वन योगा, सेकेंड वन पूर्व मीमांसा एंड द थर्ड वन इज वेदांता। बड़े आराम से समझो इसको। योगा को ऋषि पतंजलि ने दिया था, पूर्व मीमांसा ऋषि जैमिनी ने दिया था, और वेदांता ऋषि वेद व्यास ने दिया था, है ना। अब समझो इनमें क्या फर्क होता है। पूर्व मीमांसा जिसमें कि टोटल वेद पे बेस्ड है ना। इनका सोर्स ऑफ, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये मानते हैं कि वेद क्या है, एटर्नल है, शाश्वत है। वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एकदम सही है ना। और ये वेद को मानने वाला स्कूल है। योगा में ये लोग योगा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गॉड को मानते हैं बट योगा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है योगा फिलोसफी, इसको हम समझेंगे आगे फर्दर, है ना, और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, फर्दर वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, है ना।
वेदों का अंत, द एसेंस ऑफ द वेद, यानी कि इन्होंने वेद को फर्दर कुछ थिंकर्स थे, कुछ दार्शनिक थे जिन्होंने वेदों को पढ़ा और उनके रहस्य को समझा, है ना। ऐसा नहीं कि पूर्व मीमांसा में क्या था कि ये लोग वेदों को मानते थे क्या, ये लोग मानते थे कि वेद ही सब कुछ है ना, वेद में जो लिखा हुआ है वो 100% सही है। लेकिन वेदांता में क्या था, जो फिलोसफर थे उन्होंने वेद के गूढ़ रहस्य को समझा और फर्दर एक नई थ्योरी दी, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे वेदांत थोड़ा सा अलग है, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, ठीक है। और वेदांत को फर्दर 6 भागों में डिवाइड किया गया है, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और फर्दर 3 और हैं, आगे हम इनको डिटेल में समझेंगे, है ना। चलो इतना था। अब हम बात करेंगे नास्तिक स्कूल। अब नास्तिक स्कूल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आप इसको शॉर्ट में JCBA भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, JCBA लिख सकते हो। J फॉर जैनिज्म, है ना, J फॉर जैनिज्म, C फॉर चारवाक, B फॉर बुद्धिज्म। एकदम आसान है इंडियन फिलोसफी, और इंडियन फिलोसफी से मजेदार कोई टॉपिक ही नहीं होता। और A का मतलब होता है अजीविका, A का मतलब क्या होता है, अजीविका, है ना। अब बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ के, है ना। चलो तो आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई कि इंडियन, इसको हम भारतीय दर्शन भी कहते हैं, इंडियन फिलोसफी को। और भारतीय दर्शन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नास्तिक, है ना, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब जो लोग वेदों को मानते हैं, नास्तिक का मतलब जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं। अब फर्दर जो आस्तिक यानी कि जो वेदों को मानने वाला स्कूल है वो फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो गया। वन इज अथेस्टिक यानी कि जो लोग गॉड को नहीं मानते, एंड सेकंड वन इज थेस्टिक यानी कि जो लोग गॉड को मानते हैं। अच्छा, अब अथेस्टिक जो कि गॉड को नहीं मानते वो फर्दर 3 स्कूल में डिवाइड, 3 स्कूल में डिवाइड हो गया। ये स्कूल हैं सांख्य, न्याय एंड वैशेषिक। और जो आपका गॉड को मानने वाला स्कूल है यानी कि थेस्टिक स्कूल है वो फर्दर 3 भागों में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट वन इज योगा, सेकंड वन इज पूर्व मीमांसा एंड थर्ड वन इज वेदांता। अब अगर हम नास्तिक स्कूल की बात करें, नास्तिक सिस्टम ऑफ स्कूल की बात करें, तो यहाँ पे जो स्कूल है वो 4 भागों में डिवाइड हो गया। JCBA, J फॉर जैनिज्म, C फॉर चारवाक, B फॉर बुद्धिज्म एंड A फॉर अजीविका। अब इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है ना, अपनी अपनी थ्योरी है। अब आप कहोगे सर ये स्कूल क्या होता है ना, स्कूल क्या होता है, आप बार बार कह रहे हो कि स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल। तो समझो बात को, स्कूल होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन सेम आइडियोलॉजी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन सेम आइडियोलॉजी इज कॉल्ड, ऐसा होता है ना कि ये सेम तरह के लोग हैं, है ना, इनका सोचना एक जैसा है, तो ऐसे लोगों को हमने एक स्कूल बोल दिया कि इनकी आइडियोलॉजी ये है। अब बात समझ आई आपको स्कूल क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, ये वही बात हिंदी में दिया हो गया है ना। अब बस इतना समझ सकते हो कि ये दोनों, अच्छा आगे दिया हुआ है तो इसको आगे समझेंगे तो वही। अच्छा, इंडियन दर्शन को थोड़ा मैं और डिटेल में बताता हूं आपको। अच्छा, जो आस्तिक स्कूल है ना, इसको सनातन, जो इसको हिंदू फिलोसफी भी कहते हैं, जो वेदों को मानने वाला स्कूल है ना, इसको हिंदू फिलोसफी भी कहते हैं, लिखा हुआ है हिंदू फिलोसफी कहते हैं। और इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सनातन धर्म भी कहते हैं, इसको सनातन धर्म भी कहते हैं, ठीक है, सनातन धर्म भी कहते हैं। और इसको षट दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, षट दर्शन भी कहते हैं। षट दर्शन का मतलब होता है 6 दर्शन। तो 3 ये वाले अथेस्टिक वाले है ना, और 3 ये थेस्टिक वाले, ये 6 दर्शन मिलके इनको हम षट दर्शन या हिंदू दर्शन भी कहते हैं, हिंदू फिलोसफी कहते हैं। और इसको कलेक्टिवली हम सनातन धर्म भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये षट दर्शन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। इसमें कुछ स्कूल हैं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है, मिलती है, उनको हम सिस्टर स्कूल भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सिस्टर स्कूल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सांख्य है और योगा, ये सिस्टर स्कूल है ना। ठीक वैसी वैशेषिक एंड न्याय, ये सिस्टर स्कूल है, क्योंकि वैशेषिक और न्याय दोनों कहीं ना कहीं लॉजिक को मानने वाले स्कूल हैं। वेदांत और पूर्व मीमांसा ये कहीं ना कहीं वेदों पे बेस्ड स्कूल हैं, जो वेदों को मानते हैं, जिन्होंने वेदों को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। सांख्य एंड योगा कहीं ना कहीं एक तरह इनकी आइडियोलॉजी सेम है ना, तो इनको सिस्टर स्कूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर स्कूल कहते हैं, या एक जैसे स्कूल भी कहते हैं। फिलोसफी को पढ़ने से अच्छा कुछ भी नहीं होता, मजा आता है इस फिलोसफी को पढ़ने में। और आप अगर आपको इंडियन फिलोसफी नहीं आता फिर तो गड़बड़ है यार, है ना, आना चाहिए।
बात को समझो, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। थ्योरी ऑफ नॉलेज, अब जो नॉलेज है वो कितने तरीके का होता है, तो फर्स्ट इज, अच्छा ये वर्ड पूछ लेता है एग्जाम में, प्रमता बताओ, प्रेमिया बताओ, प्रमाण बताओ। प्रमाण पे तो पूरा एक चैप्टर है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, आपने नाम सुना होगा इसका। एंड द लास्ट वन इज प्रमिति। अब समझो एक एक करके समझते हैं। अब प्रमता क्या होता है, दैट नोअर हु हैज नॉलेज, है ना, जो पर्सन जिसके पास नॉलेज है उसको प्रमता कहते हैं। प्रमेय जिसके बारे में समझा जाए, आपने मैथ्स में प्रमेय पढ़ी होगी, तो वो जो प्रमेय जिसके बारे में समझा जाए, जाना जाए, उसको प्रमेय कहते हैं, है ना। प्रमाण क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी कि कैसे जाना जाए उस ज्ञान को, है ना, उस ज्ञान को जानने का तरीका, इसको प्रोसेस ऑफ नोइंग कहते हैं, ठीक है, यही प्रमाण है। और ये कुछ 6 तरीके के प्रमाण है। अब हर स्कूल, टोटल 6 तरीके के प्रमाण है। अब हर स्कूल का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, कोई सभी 6 प्रमाण को मानता है, कोई केवल 3 प्रमाण को मानता है ना, कोई 2 प्रमाण को मानता है और कोई केवल 1 प्रमाण को मानता है। तो ये सारी बातें हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला लास्ट वन इज प्रमिति। प्रमिति क्या होता है, द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा। तो जो नॉलेज का मतलब जो कंक्लूजन, जो आपको ज्ञान मिलता है उसको प्रमिति कहते हैं, हाँ या ना, है ना। द प्रोसेस ऑफ नोइंग को प्रमाण कहते हैं, है ना, जिसके बारे में समझा जाए उसको क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, और जिसके पास नॉलेज होता है उसको प्रमता कहते हैं। तो इतना आपने समझ लिया, आगे बढ़ेंगे। अगला है न्याय। बेसिकली क्या होता है, लॉजिक पे बेस्ड होता है, लॉजिक एंड एनालिटिकल फिलोसफी कहते हैं इसको। वैशेषिक क्या होता है, ये दोनों सिस्टर स्कूल होते हैं। इसमें ऋषि कर्नाड ने बताया कि सभी जो भी आपको दिख रहा है वो सभी को, उन सभी को एटॉमिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है ना, उन सभी को एटॉमिक फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। और उन सभी एटॉमिक फॉर्म में जो चेतना है वो किससे आती है, वो ब्रह्म की वजह से आती है। ब्रह्म इज द कॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। आगे बढ़ेंगे। मीमांसा को हिंदी में चिंतन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। एकदम मजा आएगा आपको फिलॉसफी पढ़ने में, इसको चिंतन कहते हैं, है ना, मनन कहते हैं मीमांसा को। द क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदा, यानी कि वेदों का अध्ययन, है ना, इसी को क्या कहते हैं, मीमांसा कहते हैं। वेदांत यानी कि वेदों का अंत। द एसेंस ऑफ द वेदास, एसेंस का मतलब है सार, वेदों का सार, यानी कि इन लोगों ने, वेदांत जो स्कूल है वहाँ पे जो फिलोसफर थे उन्होंने वेदों को पढ़ा और अपने तरीके से उनको एक्सप्लेन किया, है ना। तो द एसेंस ऑफ द वेदास, दोनों में फर्क है, दोनों सिस्टर स्कूल हैं बट दोनों में फर्क है। अच्छा, इसको वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझो, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट 2 स्कूल्स आर सांख्य एंड योगा। सांख्य का मतलब होता है, अच्छा इसमें 2 चीजों की बात होगी, कॉन्शियसनेस एंड मैटर, है ना, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। अब हम समझेंगे, आपको आगे इस बात को समझेंगे। जो कॉन्शियसनेस होती है वो कांस्टेंट इन नेचर होती है, जो मैटर होता है वो वेरिएबल होती है, और ये 3 प्रकार की होती है ना। क्या क्या इसके प्रकार होते हैं ये आगे समझेंगे। योगा क्या होता है, योगा में आपको पता है मेडिटेशन के बारे में सीखते हैं। कंटेम्पलेशन को मतलब हिंदी में चिंतन कहते हैं, कंटेम्पलेशन को हिंदी में चिंतन कहते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो दर्शन हमने पढ़े हैं ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैशेषिक को ऋषि कर्नाड ने दिया था, और यहाँ पे बेसिकली वैशेषिक में लॉजिक के बारे में बताया गया है कि सारी बातें इट्स अप टू लॉजिक, यानी कि सभी की सभी बातें सही हैं अगर वो लॉजिकली क्या होती हैं, अगर उनका लॉजिक फुलफिल हो रहे होते हैं, अगर वो लॉजिकली कंप्लीट हो रही होती है तो। अच्छा, न्याय क्या होता है, अच्छा ये अब बात को समझो, न्याय ऋषि गौतम ने दिया था। ऋषि गौतम वो नहीं है, सिद्धार्थ गौतम नहीं है, ये वो ऋषि गौतम है जो राजा जनक के टाइम पे थे, है ना, राजा जनक के टाइम पे थे, मिथिला में रहते थे, वो ऋषि हैं। तो अब इन्हें सिद्धार्थ गौतम मत समझना, ठीक है। तो ऋषि गौतम का मतलब जो मिथिला में रहते थे, ठीक है, राजा जनक के टाइम पे। अच्छा, योगा ऋषि पतंजलि ने दिया था, उसमें बेसिकली योगिक प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। सांख्य स्कूल को ऋषि कपिल ने दिया था, है ना, ऋषि कपिल ने दिया था। वेदांत ऋषि वेदव्यास ने दिया था, और मीमांसा ऋषि जैमिनी ने। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, मीमांसा का ऋषि जैमिनी का मतलब ऋषि जैमिनी जैम बहुत खाते थे, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो इनको, है ना, कि मीमांसा किसने दिया था, ऋषि जैमिनी ने दिया था। अच्छा, अब देखो फिलोसफी की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल हमारा उद्देश्य क्या है, जीने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, जीवन का रहस्य क्या है। आपको पता है सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, फिजिकल थिंग्स के पीछे, लाइक पैसा, है ना, और जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है, फिजिकल थिंग्स है ना। तो इन लोगों ने समझा कि एक्चुअली जीवन का रहस्य क्या है और बताया लोगों को। अब हर एक स्कूल इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, समझो बात को।
अच्छा, तो फिलोसफी अरोज इन इंडिया एज एन इंक्वायरी इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का रहस्य क्या है, ठीक है, हम क्यों जीवन का रहस्य क्या है, जो आत्मा है वो क्यों बॉडी मतलब शरीर धारण करती है, और बहुत सारा ऐसा कि जीवन का अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य हम समझेंगे, है ना इन फिजिकल थिंग से परे हटके, इन जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं इनसे हटके जीवन का और भी कुछ उद्देश्य होता है, वो अल्टीमेट उद्देश्य होता है ना, वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता नहीं होगा तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, यही समझाया है इन लोगों ने, है ना। अच्छा, इंडियन फिलोसफी रिफर्स टू सेवरल ट्रेडिशंस। इंडियन फिलोसफी रिफर्स टू सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ फिलोसफिकल थॉट दैट ओरिजिनेटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन फिलोसफी में बेसिकली हम अपने थिंकर्स की बात करेंगे, जो हमारे यहाँ के थिंकर्स हैं। वेस्टर्न लॉजिक में हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब होता है ऐसा स्कूल जो वेदों को मानता है ना, जो वेदों को मानता है। वेद्स आर द अल्टीमेट सोर्स फॉर देयर नॉलेज। सो ऑर्थोडॉक्स का मतलब आस्तिक भी होता है, अभी हमने पहले पढ़ा था। सो ओरिजिनली इसको सनातन धर्म भी कहते हैं, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। एंड कलेक्टिवली रिफर टू एज हिंदूज, इसको हिंदू स्कूल भी कहते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा था। द एंशिएंट वेदास आर देयर सोर्स, क्योंकि ये वेदों को मानते हैं, तो जो वेदास हैं वो क्या है, इनका सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये अपना नॉलेज किससे लेते हैं, वेदास से लेते हैं। एंड द स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। हिंदू कंसिस्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी एंड थियोलॉजी। अब ये जो हिंदू स्कूल है या आस्तिक स्कूल है, इसको फर्दर 6 स्कूल में डिवाइड किया गया है। इसको फट दर्शन कहते हैं, है ना। और वो फट दर्शन हमने पढ़ लिए। 6 थेस्टिक वाले, 3 थेस्टिक वाले और 3 अथेस्टिक वाले। थेस्टिक मतलब जो गॉड को मानने वाले हैं, अथेस्टिक का मतलब जो गॉड को नहीं मानते। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब हम वैशेषिक स्कूल की बात करेंगे। इसको ऋषि कनाद कश्यप ने दिया था, जो मिथिला में रहते थे राजा जनक के टाइम पे। द बेसिस ऑफ दिस फिलोसफी इज दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस फिजिकल यूनिवर्स, है ना, आर रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। एंड ब्रह्म का मतलब गॉड। एंड ब्रह्म इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेज द कॉन्शियसनेस इन दीज एटम्स। तो वैसे से ऋषि कनाड ने बताया कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हर एक चीज को उसके एटॉमिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। और जो एटॉमिक फॉर्म में है उसमें चेतना का कारण कौन है, ब्रह्म क्या करते हैं, उसमें चेतना देते हैं, चेतना का कारण है ना। ब्रह्म की वजह से उन सभी जीवों में चेतना आती है, उनमें समझ आती है। तो ऐसा बताया था ऋषि कनाड ने, है ना। आगे बढ़ेंगे। और ये भी लॉजिक को मानने वाला स्कूल है। वैसिक सिस्टम इज कंसीडर्ड एज द रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स। द रियलिटी अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी हैज मैनी बेसिस एंड कैटेगरीज विच आर सब्सटेंस, एट्रीब्यूट, एक्शन, जीनस, डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड इनहेरेंस। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब लोग देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। द बेसिक थिंकर्स बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट। हम सभी ने पढ़ा है ना, कि ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना होता है। कौन कौन से वो 5 तत्व हैं? अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। ईथर का मतलब आकाश होता है ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से। तो जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये 5 तत्व होते हैं, इसकी नॉलेज हमें पता है, क्योंकि हमें वेदों ने यही बताया है कि हमारा शरीर 5 तत्व। और जब कोई भी किसी का आखिरी समय होता है, उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है ना, तो उसके 5 तत्वों में से कुछ तत्व कम हो जाते हैं। अच्छा, दे बिलीव इन गॉड, ये गॉड को मानने वाला स्कूल है ना। एंड गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर देम। अच्छा, इन्होंने क्या बताया, समझो बात को। दे बिलीव दैट गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, है ना। द लिविंग बीइंग्स आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा बेस्ड ऑन एक्शंस ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट। कि गॉड हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, और जो लिविंग बीइंग्स यानी कि हमारे आपके जैसे लोग, है ना, तो गॉड डिसाइड करते हैं, उनके कर्मा डिसाइड करते हैं, है ना। उनको उसी हिसाब से उनका फल मिलता है। अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं है तो आपको दंड मिलेगा, है ना। ऐसा हमने नहीं, ऋषि कनाड ने बताया है। द लिविंग बीइंग्स यानी कि हमारे आपके जैसे लोग आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि आपके कर्मा आपका डिसाइड करते हैं, आपका फेट डिसाइड करते हैं, ठीक है ना।
आपका भाग्य डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन एक्शंस ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट। तो ऋषि कर्नाड ने बताया है कि गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड ऑल लिविंग्स आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड एज पर देयर कर्मा, है ना, एज पर देयर मेरिट और डिमेरिट्स। अच्छा, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वो ये पूछेगा कि वैशेषिक कितने प्रमाण को मानता है ना, वैशेषिक स्कूल जो है वो कितने प्रमाण को मानता है। तो लिखा हुआ है वैशेषिक ओनली एक्सेप्टेड परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, ये केवल 2 प्रमाण को मानता है, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस एज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब हम आगे पढ़ेंगे परसेप्शन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, अनुमान होता है। परसेप्शन का मतलब जो चीजें हम सामने से देखते हैं, और अनुमान का मतलब है सामने से जो चीजें आपने परसीव करी, फिर आपने जो अनुमान लगाया देखने के बाद। प्रत्यक्ष चीजें जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने से कुछ देखा और फिर आपने जो अनुमान लगाया उसको इन्फरेंस कहते हैं। तो जो वैशेषिक स्कूल है वो सिर्फ 2 अनुमान को मानता है, परसेप्शन एंड इन्फरेंस। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, न्याय ऋषि गौतम मुनि ने दिया था, ये वही थे जो राजा जनक के समय में थे, राजा जनक के दरबार में रहते थे, है ना, मिथिला में रहते थे। न्याय फिलोसफी स्टेट्स दैट नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज अकॉर्डेंस विद रीजन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। तो न्याय फिलोसफी कहती है कि कुछ भी लॉजिक के बिना एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। न्याय फिलोसफी स्टेट दैट नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज अकॉर्डेंस विद रीजन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो न्याय इज कंसीडर्ड एज अ टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक की बात होती है, यानी कि यहाँ पे जो ज्ञान है अगर वो लॉजिकल ठीक है तो वो ज्ञान है, अदरवाइज वो, ठीक है, ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान कुछ तरह के प्रमाण को मानता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अच्छा, न्याय सूत्र से दैट देयर आर 4 मीन्स ऑफ अटेनिंग वैलिड नॉलेज, ये यानी कि ये 4 प्रमाण को मानता है। कौन से 4 हैं? परसेप्शन को आपको पता है ये प्रत्यक्ष होता है, इन्फ्रेंस का मतलब ये अनुमान होता है ना। कंपैरिजन का मतलब होता है, कंपैरिजन ये भी एक प्रमाण है, ये भी क्या है, एक प्रमाण है। और वर्बल टेस्टिमोनी इसको शब्द कहते हैं, ये भी एक तरह का प्रमाण है। तो ये 4 तरह के प्रमाण को मानता है ना। कितने तरह के प्रमाण को मानता है? 4 तरह के प्रमाण को मानता है। कंपैरिजन, इसको आप एनालॉजी भी कह सकते हो, इसको एनालॉजी भी कहते हैं ना। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब न्याय सिस्टम कितने प्रमाण को मानता है? इन 4 प्रमाण को मानता है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमोनी, है ना। हाउ टू गेट नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, वन इज वैलिड सोर्स। अच्छा, वैलिड सोर्स या वैलिड नॉलेज को प्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं, यानी कि सही नॉलेज को प्रमा कहते हैं, इनवैलिड नॉलेज को अप्रमा कहते हैं। और ये 2 तरह के टोटल 6 प्रमाण होते हैं। कितने प्रमाण होते हैं? 6 प्रमाण होते हैं। तो ये 4 को तो वैलिड मानता है और 2 को इनवैलिड मानता है। वो 2 कौन से? 2 होते हैं, अनुपलब्धि एंड अर्थपत्ति। और अनुपलब्धि क्या होता है? जैसे अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी का अभाव होना, इसको नॉन परसेप्शन भी कहते हैं, नॉन एप्रिहेंशन भी कहते हैं, है ना। इसको नॉन परसेप्शन और नॉन एप्रिहेंशन भी कहते हैं, यानी कि किसी चीज का अभाव होना। जैसे जज साहब के पास अभाव, इसको ऐसे समझो, जैसे कोई घटना हो गई और आप वहां पे थे नहीं, ठीक है ना, तो कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि आप उस घटना पे नहीं थे, है ना। तो ये भी आपका ना होना, यानी कि आपका अभाव होना भी एक तरह का प्रमाण है। चलो, फिलहाल तो हम इन बातों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अर्थपत्ति का मतलब होता है, अब इसको ऐसे समझो कि किसी चीज का अर्थ का अनर्थ कर देना। जैसे कोई बच्चा, हमारी क्लास का कोई बच्चा है, वो अपनी क्लास के किसी बैचमेट से, किसी लड़की से नोट्स मांग रहा है ना, अपने सेक्टर में, अपनी सोसाइटी में नोट्स मांग रहा है कि इंडियन फिलोसफी का नोट्स दे दो। और इन दोनों को बात करते हुए किसी पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया। अब उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। उन्होंने क्या, पूरे सेक्टर में बता दिया कि इस लड़के का इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अरे मेरी बात समझ आई? यानी कि आंटी ने क्या कर दिया? अर्थ का अनर्थ कर दिया, है ना। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, अभी इतना ही समझो। तो अर्थपत्ति का मतलब समझ आया आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब योगा स्कूल ऋषि पतंजलि ने दिया था, और योगा का मतलब होता है 2 चीजों का मिलना, द यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज, है ना। 2 चीजों का मिलना। योगिक टेक्निक कंट्रोल बॉडी, माइंड एंड सेंस ऑर्गन। आपको पता है हम योगा ध्यान कब करते हैं?
हम है ना क्यों करते हैं मेडिटेशन क्यों करते हैं? जब हमें बहुत अच्छे कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ना? तो वही लिखा हुआ है, योगिक टेक्निक्स कंट्रोल बॉडी माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखना, सुनना, समझना, है ना? ये 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। 10 कंसीडर्ड एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। अब आप जब इन चीज़ों को आपको समझ आ जाएगी तो आपको फ्रीडम मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ पे मुक्ति का मतलब मोक्ष है। क्या है? मोक्ष है ना? अच्छा, दिस फ्रीडम कुड बी अटेन बाई प्रैक्टिसिंग सेल्फ। अब देखो, अब योगा में ऋषि पतंजलि ने बताया है कि 8 तरीके होते हैं योगा करने के, है ना? 8 तरीके होते हैं योगा करने के। इनको क्या कहते हैं? देखो थोड़ा मैं आपको आगे ले चलता हूं, है ना? इनको 8 लिम्स ऑफ योगा भी कहते हैं। इनको 8 लिम्स ऑफ योगा भी कहते हैं। पहले यहां समझो, फिर मैं आपको इनका मतलब समझाता हूं। ये क्या होते हैं? यम नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये अब 8 लिम्स होते क्या हैं, इनको एक एक करके समझो, है ना? अब प्रैक्टिसिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इसको यम कहते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, इसको नियम कहते हैं, नियमों का पालन करना। फिक्स पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है जब हम योग वाले पोस्चर में बैठते हैं, इसको आसन कहते हैं। ब्रीथ कंट्रोल, इसको प्राणायाम कहते हैं, है ना? आप सभी करते भी होंगे इस योग को, प्राणायाम। उसके बाद चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी एक चीज को ऑब्जेक्ट मान लेना, किसी में ध्यान लगा लेना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद फिक्सिंग द माइंड, इसको धारणा कहते हैं, फिक्सिंग द माइंड। अब कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चूज इन ऑब्जेक्ट, है ना, इसको ध्यान कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ, मर्जिंग ऑफ द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब ये 2 चीजें अब मिल जाती हैं, है ना, तो उसको आखिरी वाले को समाधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। ठीक है, 8 लिम्स ऑफ योगा, तो ऋषि पतंजलि ने ये 8 लिम्स ऑफ योगा इनके बारे में बताया है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब समझो कि योगा स्कूल कितने तरीके के प्रमाण को मानता है। योगा एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज अ टीचर। अच्छा, ये गॉड को एज अ टीचर एंड गाइड मानता है ना। द एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है मीमांसा, है ना, मीमांसा, या इसको ज्ञान मीमांसा भी कह सकते हो। तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ योगा फिलोसफी लाइक द सांख्य स्कूल रिलाइज ऑन 3 ऑफ द 6 प्रमाणा। तो ये 6 में से 3 प्रमाण को मानते हैं। वो कौन कौन से प्रमाण हैं? वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष बोलूं या परसेप्शन बोलूं, एक ही बात है। तो परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड शब्द, यानी कि वर्बल टेस्टिमोनी। आगे बढ़ेंगे। आगे है सांख्य स्कूल, जो ऋषि कपिल ने दिया था, है ना। सांख्य इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम का सबसे पुराना स्कूल कौन है? आंसर इज सांख्य, जो कि ऋषि कपिल ने दिया था। एंड इट पोस्टुलेट दैट एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम फ्रॉम प्रूफ एंड प्रकृति। तो जो सांख्य स्कूल है, समझो बात को, जो सांख्य स्कूल है वो सिर्फ 2 भागों में, इसीलिए इसको स्कूल ऑफ डुअलिज्म भी कहते हैं। ये 2 भागों में बटा हुआ है। द वन इज प्रूफ एंड द सेकेंड वन इज प्रकृति, है ना, प्रकृति। तो जो प्रूफ है वो कांस्टेंट इन नेचर होती है, सॉरी इसको मैं थोड़ा करेक्ट लिखता हूं। तो ये कांस्टेंट इन नेचर होती है ना, और ये वेरिएबल इन नेचर होती है, ये वेरिएबल इन नेचर होती है प्रकृति। ये प्रकृति कितने तरीके की होती है? 3 तरह की होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तामसिक, राजसिक, है ना, और क्या होती है? तो ये प्रकृति 3 तरीके की होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही। अच्छा, बस इतना और समझ लो कि जो सांख्य स्कूल है वो भी 3 प्रमाण को मानता है ना, वो भी 3 प्रमाण को मानता है। वो कौन है? वो है प्रत्यक्ष, वो है अनुमान, और वो है शब्द। आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो, अच्छा समझना है तो यही समझ लो। ये 3 प्रकृति होती है, सात्विक, दूसरी होती है तामसिक, और तीसरी होती है राजसिक, है ना। ये 3 प्रकृति होती हैं, और ये वेरिएबल इन नेचर होती हैं। और जो पुरुष होता है वो कांस्टेंट इन नेचर होता है। बस इतना समझो, काफी है। आगे बढ़ो, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पूर्व मीमांसा स्कूल, यानी कि ऐसा स्कूल जो वेदों को मानने वाला है, ठीक है ना। दिस फिलोसफी, ये ऋषि जैमिनी ने दिया था, जैमिनी। द फिलोसफी इनकम्पासेस दैट न्याय वैशेषिक सिस्टम एंड एम्फेसाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, है ना। According to पूर्व मीमांसा, वेदास आर दी एटर्नल एंड possess all knowledge of all। इनका मतलब है जो वेद हैं
पूरा का पूरा ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है, ऐसा कौन मानता है? वेद स्कूल मानता है कि अगर आपको कुछ ज्ञान चाहिए तो वेदों को पढ़ो, वेदों में सारा का सारा ज्ञान लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा स्कूल मानता है? पूर्व मीमांसा, है ना। ये पूरी तरह से वेदों को मानने वाला स्कूल है। और इसको किसने दिया था? इसको ऋषि जैमिनी ने दिया था। मीमांसा का मतलब होता है मनन चिंतन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी, वेदास आर एटर्नल एंड पजेस ऑल काइंड ऑफ नॉलेज एंड रिलीजन। अच्छा, इन्होंने रिलीजन को कैसे एक्सप्लेन किया है? रिलीजन मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। रिलीजन का मतलब होता है कि अपने अपनी ड्यूटीज करना, अपने अपने कर्म करना, है ना। ये धर्म का काम होता है, ये धर्म का उद्देश्य होता है। अच्छा, इट सेज दैट एसेंस ऑफ द वेदास इज धर्म, है ना। जो इन्होंने लिखा है जो वेदों का सार है वो धर्म में, वो धर्म है ना। बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ धर्म वन अर्न्स मेरिट विच लीड्स वन टू हेवन आफ्टर डेथ। इनके कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूशन ऑफ धर्म यानी कि धर्म का पालन करके आपको क्या मिलता है? आपके अंदर अच्छे गुण आते हैं, मेरिट्स आती हैं, और वो आपको कहाँ ले जाती हैं? वो आपको स्वर्ग, उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना? जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म की तरफ चलो, है ना, धर्म की तरफ चलो, अधर्म का साथ मत दो। क्योंकि जो पांडव थे वो धर्म का साथ दे रहे थे और जो कौरव थे वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो वही उसी धर्म का मतलब है, धर्म का पालन करो, है ना, यानी कि अच्छे कर्मा करो। तो कहीं ना कहीं से सभी फिलोसफी का सभी स्कूल एक ही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। लेकिन बस इनके मानने का, सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी एडमिट्स नॉलेज एज बीइंग एविडेंट एंड एक्सेप्ट 6 वेज। अच्छा, ये सभी के सभी 6 प्रमाण को मानता है, ये सभी 6 प्रमाण को मानता है ना। वो सभी प्रमाण कौन कौन से होते हैं लिखा हुआ है। सेंस परसेप्शन या प्रत्यक्ष भी कह सकते हो, कंपैरिजन, इन्फरेंस, है ना। टेस्टिमोनी इसको शब्द भी कह सकते हो, पोस्टुलेशन इसको अर्थपत्ति कह सकते हो, नॉन परसेप्शन का मतलब अभाव होना, है ना, एप्रिहेंशन। अच्छा, वेदांत स्कूल भी कौन सा स्कूल है? ये वेदों को मानने वाला स्कूल है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। अच्छा, इस स्कूल में जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ के थिंकर्स ने इस वेदों को पढ़ा और उसके गूढ़ रहस्य को समझा और उसके बाद वेदों को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, है ना। इन्होंने जो ब्राह्मण्स के रिचुअल्स और सेक्रीफाइस थे उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इन्होंने वेदों को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा में। अच्छा, अब ये बात समझो, जो वेदांत है वो फर्दर 6 भागों में बट गया। ये स्कूल फर्दर 6 सब स्कूल में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज अद्वैत, है ना। अद्वैत इट स्टेट्स दैट बोथ इंडिविजुअल आत्मा एंड ब्रह्म आर दी सेम। इन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्म यानी कि परमात्मा दोनों सेम है, और इस डिफरेंस को समझने से आपको क्या मिलता है? आपको मुक्ति मिलती है। और ये स्कूल किसने दिया था? आदि शंकर ने दिया था, आदि शंकरा ने दिया था, है ना। आपने सभी ने इनके नेम से नो। विशिष्ट अद्वैत से ये रामानुज ने दिया था, है ना। सभी की फिलोसफी लगभग सेम है। इन्होंने बताया था इट बिलीव्स दैट ऑल डाइवर्सिटी इज सबस्यूम्ड टू अ यूनिफाइड होल। ये मानता है कि सभी विविधताएं एक एकीकृत संपूर्ण में निहित है, यानी कि संसार में जितनी भी डाइवर्सिटी है वो एक चीज में निहित है, और वो चीज कौन है? परमात्मा, गॉड। अच्छा, द्वैत माधवाचार्य ने दिया था इट कंसीडर ब्रह्म एंड आत्मा 2 डिफरेंट थिंग्स। और इनका मानना है कि ब्रह्म और आत्मा 2 अलग अलग चीजें हैं, ऐसा माधवाचार्य ने कहा था, है ना। आगे के 3 द्वैत अद्वैत ये निम्बार्क ने दिया था, शुद्ध अद्वैत ये वल्लभाचार्य ने दिया था, और अचिंत्य भेद अभेद ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, है ना, आसान भाषा में। अब मुद्दे की बात है, एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि वेदांत कितने प्रमाण को मानता है। तो इस यहाँ पे थोड़ा अलग अलग फिलोसफी है। देखो, इसमें कुछ जो अद्वैत वेदांत है वो सभी के सभी 6 प्रमाण को मानता है ना। उसके बाद जो विशिष्ट अद्वैत एंड जो द्वैत अद्वैत है वो कितने प्रमाण को मानता है? वो 3 प्रमाण को मानता है। कौन कौन से प्रमाण है वो? परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी को शब्द भी कहते हैं।
अच्छा, इस तरह से हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल कर लिया। अच्छा, तो ये डिटेल में नहीं था, हमने बस अभी एक ओवरव्यू समझा इसका, अंदर की थोड़ी थोड़ी सी बातें समझी, कौन सा स्कूल किसने दिया था, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनकी थ्योरी क्या थी, है ना। अब ये समझो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है, यानी कि ये स्कूल वेदों को नहीं मानता, ये स्कूल वेदों को नहीं मानता। ये कौन कौन से स्कूल हैं, कितने तरीके के स्कूल होते हैं? स्कूल्स दैट डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास आर बाय डेफिनेशन आर अनऑर्थोडॉक्स और नास्तिक सिस्टम ऑफ स्कूल। द फॉलोइंग स्कूल्स बिलोंग टू हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ऐसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब इसके 4 स्कूल हैं, जैनिज्म, चारवाक, बुद्धिज्म एंड अजीविका। अच्छा, टाइम ज़्यादा नहीं है, आज सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, तो मैं बस आपको इसका ओवरव्यू बताऊंगा, है ना। ओवरव्यू बताऊंगा कि जैनिज्म थ्योरी क्या कहती है, बुद्धिज्म क्या कहता है। इनको पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धिज्म क्या है और अजीविका क्या है ना। अच्छा, जैनिज्म में बेसिकली जैनिज्म इज अ वेरी एंशियंट रिलीजन, ये बहुत ही प्राचीन धर्म है, और ये कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये वैदिक, जितना पुराने वेद हैं या जितना पुराना क्या है वैदिक रिलीजन है ना, वैदिक रिलीजन है, उतना ही पुराना है ये जैन धर्म, है ना, बहुत पुराना है। ओह सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ जैन में कुछ टीचर्स हुए थे, इनको तीर्थंकर बोला। तो टोटल अभी तक हमारे पास 24 तीर्थंकर थे, है ना। पहले थे ऋषभ देव, या इनको ऋषभनाथ भी कहते हैं, है ना। और 24 में थे महावीर, है ना, लॉर्ड महावीर भी कहते हैं इनको। और 19 में थे, 19 में एक लेडी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मलिलनाथ कहते हैं। एक ही ऐसी टीचर थी जो लेडी थी, और वो 19 नंबर की थी, उनका नाम था मलिलनाथ। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और 23वें नंबर के थे, इनको पार्श्वनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्वनाथ कहते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सभी को हम जितने भी ये तीर्थंकर थे, इनको ग्रेट टीचर कहते हैं, कह सकते हैं, या फिर तीर्थंकर बोलते हैं ना, तीर्थंकर बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब मैं सिर्फ आपको कंक्लूजन बताऊंगा, है ना। यहाँ पे हमने लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, वर्धमान महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इनकी माता का नाम क्या था? इनका जन्म वैशाली के पास हुआ था, कुंडग्राम में, है ना। ये क्षत्रिय थे, और जितने भी तीर्थंकर्स थे वो सभी क्षत्रिय थे, है ना, वो सभी क्षत्रिय थे। इनके बेटे का नाम था क्या था, पत्नी का नाम क्या था, ये सब लिखा हुआ है। 13 साल तक इन्होंने तपस्या की, उसके बाद इनको नॉलेज की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। चलो, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जिसके पास सारा ज्ञान होता है उसको जैनिज्म में या जैन भाषा में केवलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केवलिन कहते हैं, यानी कि ईश्वर, जिसके पास सारा नॉलेज हो, है ना, जिसके पास सारा नॉलेज हो। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म का उदय क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो वैदिक रिलीजन था उसमें बहुत ही क्या रिचुअलिस्टिक हो गया था वो, है ना, बहुत ही कर्मकांड वाला हो गया था, है ना। तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतनी चीज़ें, तो वहाँ पे जैनिज्म का उदय हुआ, और जैनिज्म में चीज़ें इतनी रिचुअलिस्टिक नहीं थी। वर्ण सिस्टम, जातिवाद, इन सब की वजह से जैनिज्म का उदय हुआ, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, है ना। अच्छा, देखो जैनिज्म क्या कहता है, बेसिकली संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, जीव एंड आत्मा, है ना। इन्होंने जीव को कॉन्शियस बोला है, आत्मा को अनकॉन्शियस बोला है। अच्छा, अगर आप सिर्फ बुद्धा और जैनिज्म की बातों को समझ लोगे तो आपको चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा। बहुत ही अच्छे, सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो जैनिज्म ने बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली 4 बातें बताई, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, है ना। अब कौन कौन से कंडक्ट हैं जो जैनिज्म में बताए गए हैं? कि आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य बोलना चाहिए, अस्त्या स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह का मतलब होता है आपको वेल्थ एक्वायर, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप समझते हो कि आपको संयम रखना चाहिए, लाइक सांसारिक चीज़ों से हट के रहना चाहिए, है ना। आपको ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ऐसी, है ना। आपको जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। अच्छा, स्प्लिट इन जैनिज्म। अब ये कहानी है भद्रबाहु, है ना, साउथ चले गए, उसके बाद जो जैनिज्म है वो फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो गया, दिगंबर एंड श्वेतंबर।
दिगंबर थे जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, है ना, नेक, आपने देखा होगा, सुना, इनको साउथर्नर्स बोलते हैं। और उसके बाद में जो श्वेतांबर, जो नॉर्थ वाले थे, उन्होंने कपड़े वाइट क्लैड यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिया। इनको वाइट क्लैड कहते हैं, इनको श्वेतांबर कहते हैं, और इंग्लिश में इनको नॉर्थर्नर्स भी कहते हैं। अच्छा, जैन काउंसिल हुई है। ये जैन काउंसिल का मतलब होता है लाइक किसके टाइम पे हुई है और काउंसिल का उद्देश्य क्या था, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट पाटलिपुत्रा में हुई थी, सेकंड गुजरात में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वल्लभी में हुई थी, समय भी लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये अब कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टी ने, कौन है ना, किस किस राजवंश ने जैनिज्म को प्रमोट किया, सपोर्ट किया, वो ये एक साथ लिखे हुए हैं। साउथ में कौन कौन से थे और नॉर्थ में कौन कौन से थे। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अनेकांतवाद, ये इंपॉर्टेंट फिलोसफी है जैनिज्म की। अनेकांत का मतलब है नॉट वन साइडेडनेस ऑफ द रियलिटी, नॉट वन साइडेडनेस ऑफ द रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है वो उन रियलिटी को समझने का, परसीव करने का अपना अपना तरीका होता है, ऐसा जैनिज्म में कहा गया है ना। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा तो वो चीज़ किसी रियलिटी को परसीव करने का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना तरीका होता है ना। अब ये पर्सपेक्टिव किसी एक इंडिविजुअल के तरीके से सही नहीं हो सकता, है ना। केवल किसके तरीके से सही हो सकता है, केवल इनके तरीके से सही हो सकता है, ऐसा जैनिज्म ने कहा है ना। किसने कहा है, ओनली ओमनीसिएंट, यानी कि जो सर्वज्ञ है, जो केवलिन है, यानी कि जो ईश्वर है, वही पूरी तरह से वही टोटल रियलिटी को समझता है। बाकी हम सब क्या समझते हैं, उसके थोड़े से अंश को समझते हैं, उसके थोड़े से अंश को समझते हैं। जैसे मान के चलो ये मैंगो है ना, ये एकदम मीठा आम है, तो ये बॉय कहता है दिस मैंगो इज येलो, है ना। ये बॉय कहता है दिस मैंगो इज येलो, और ये गर्ल कहती है नो दिस मैंगो इज स्वीट। तो यहाँ पे अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, कैसे देखते हो, तो इसके तरीके से भी ये ठीक है, इसके तरीके से भी ठीक है ना। तो इसी को क्या अनेकांतवाद कहते हैं, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, द मैनी साइडेडनेस ऑफ द रियलिटी, यानी कि डिपेंड करते हैं आप सच्चाई को कैसे परखते हो, कैसे परसीव करते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो चीज़ें आपने जैनिज्म में सीखी हैं, चलो थोड़ा सा आपको और भी बताता हूँ। जैनिज्म में ये 5 ज्ञान के बारे में बताया गया है, ये 5 ज्ञान के बारे में बताया। मति ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान आपको सेंस ऑर्गन से होता है, जो ज्ञान आपको सेंस ऑर्गन से होता है उनको मति ज्ञान कहते हैं। जो आपको हियरिंग से होता है, यानी कि सुन के होता है, उनको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान का मतलब होता है क्लियर वॉयलेंस है, क्लियर वॉयलेंस है ना, सॉरी ओफो, इसका मतलब होता है मेरे भाई क्लियर वॉयलेंस, है ना। इसको हिंदी में दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। चलो अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, अभी दिख रहा है। नीचे है मना पर्यप्त ज्ञान, है ना, इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। आपको लगा है, आपको कभी कभी कहते हो मेरा मन कह रहा है कि आज मुझे क्या मिलेगा, आज मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सैलरी आ जाएगी, है ना। आज मेरा मन ऐसा कह रहा है कि आज मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको टेलीपैथी कहते हैं, मना पर्यप्त ज्ञान कहते हैं, है ना, कि मुझे फील आ रही है। इसको आखिरी वाले को अल्टीमेट ज्ञान कहते हैं ना, इसको केवलिन ज्ञान कहते हैं, इसको अल्टीमेट ज्ञान भी कहते हैं। तो ये 5 ज्ञान के बारे में बताया गया है, किसमें, जैनिज्म के बारे में। आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, अब मैं बस आपको थोड़ा सा बताऊंगा किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, किसके बारे में, चारवाक स्कूल के बारे में। अच्छा, चारवाक ये बहुत ही मजेदार स्कूल है, इसे ऋषि बृहस्पति ने दिया था, और इस चारवाक स्कूल क्या मानता है, चारवाक स्कूल मानता है कि सब कुछ जो है वो यहीं पे है ना, वो यहीं पे है। समझो बात को, मैं आपको तो चारवाक इज अ मेटेरियलिस्टिक, स्केप्टिकल एंड एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये बहुत मेटेरियलिस्टिक स्कूल है, यानी कि ये सांसारिक चीजों को मानने वाला स्कूल है ना। चारवाक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चारवाक देयर इज नो अदर वर्ल्ड, कह रहा है और कोई दूसरी दुनिया नहीं है। हैंस डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमन एंड प्लेजर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, कह रहा है कोई दुनिया नहीं है, यही दुनिया है जो आप सामने से देख रहे हो, है ना। ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को मानता है, यानी कि सांसारिक चीज़ों को मानता है। इसके हिसाब से क्या है लिखा हुआ है, चारवाक इज अ मेटेरियलिस्टिक, स्केप्टिकल एंड एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट।
चारवाक कहता है कि देयर इज नो अदर वर्ड, डेथ इज द अल्टीमेट, डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमन एंड प्लेजर इज द अल्टीमेट, प्लेजर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। जो डेथ है, डेथ हमारा एंड है, सो द प्लेजर शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन और लिविंग बीइंग्स। ये कहता है कि पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इसलिए मजे करो, ऑडी लो, है ना, मटर पनीर खाओ, मजे करो, जो भी कर सकते हो करो, अगर ऑडी नहीं है तो लोन ले लो, है ना। ऐसा कौन कहता है? चारवाक स्कूल कहता है। मजे करो, पूरी तरह से मैटेरियलिस्टिक होके जियो, है ना, 2-2 3-3 ऑडी अपने पास रखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, चारवाक स्कूल कहता है। इन्होंने एक श्लोक के थ्रू समझाया है, यवज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसने बताया यवज्जीवेत यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा अगर घृतम पिबेत अगर घी पीने के लिए ऋण लेने की जरूरत होती है, अगर घी पीने के लिए ऋण लेने की जरूरत होती है तो ले लो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार ये शरीर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर पता नहीं कब आएंगे, है ना। इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, एंड सुख प्लेजर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ, एंड डेथ इज द एंड ऑफ द ह्यूमंस। ऐसा किसने बोला है? चारवाक स्कूल ने बोला है। तो इसको इसने बोला है कि अगर घी पीने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ रही है तो ले लो, ऑडी लेने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ रही है तो ले लो। ऐसा कौन कहता है? चारवाक स्कूल, ठीक है ना। घर नहीं है तुरंत लोन ले लो, ऑडी नहीं है लोन ले लो, है ना। लिखा हुआ है घृतम पिबेत ऋणम कृत्वा, घी पीने के लिए अगर ऋण लेने की जरूरत पड़ रही है तो ले लो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर पता नहीं कब आएंगे, है ना। तो ये मेटेरियलिस्टिक स्कूल है। अब ये कितने तरह के प्रमाण को मानता है? ये बहुत ही साफ सुथरा स्कूल है और ये एक ही प्रमाण को मानता है, ये सिर्फ परसेप्शन को मानता है। ये मानता है कि दूर से ऑडी देख के मजे मत लो, है ना, अगर आपको मजे लेने हैं तो खरीद के लो, क्योंकि ये परसेप्शन में बिलीव करता है, ये प्रत्यक्ष में बिलीव करता है, ठीक है ना। तो ये बिलीव करता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि ये मेटेरियलिस्टिक स्कूल है, इसे ऋषि बृहस्पति ने दिया था। अच्छा, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म ने भी बहुत ही अच्छा स्कूल है ना। तो मैं कुछ इसका सार बताता हूँ आपको, है ना, और मज़ा आ जाएगा वो सुन के, उसको आपको अपनी लाइफ में भी लाना चाहिए। बाकी डिटेल मिल जाएगी, क्लास 1 घंटे की थी तो हम डिटेल में तो नहीं जा सकते, बस थोड़ा थोड़ा आपको कि बुद्धिज्म क्या कहता है बेसिकली। देखो बुद्धिज्म ने क्या कहा था, द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धिज्म आर इनकैप्सुलेटेड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ, 4 सच्चाई बताई है। इसको आर्य सच्चाई भी कहते हैं। इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी, है ना, और जैनिज्म की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, ठीक है। ये बिहार की लोकल लैंग्वेज है। एंड 8 फोल्ड पाथ फॉर अष्टांगिक मार्ग। तो इन्होंने बताया 4 सत्य के बारे में बताया। क्या? सफरिंग, दुख इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, ऐसा बुद्धा ने बताया। एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, इसको समुद्र बोला इन्होंने, कि दुख का कारण क्या है, हर एक दुख का एक कारण है और वो कारण क्या है, उसको समुद्र बोला इन्होंने। अच्छा, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जो सफरिंग है, दुख है, उसका समन किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको इन्होंने निरोध बोला, है ना। आखिरी में इन्होंने बोला इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अष्टांगिक मार्ग, और इन सभी दुखों से बाहर निकलने का, निजात पाने का, है ना, बाहर निकलने के इन्होंने 8 रास्ते बताए। और वो 8 रास्ते क्या हैं? वो 8 रास्ते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट और राइट कॉन्फ्रंटेशन। सही देखना चाहिए, सही इरादे करने चाहिए, सही भाषण देना चाहिए, सही एक्शन लेनी चाहिए, सही जीवन जीना चाहिए, सही ध्यान लगाना चाहिए, सही प्रयास करने चाहिए, और सही कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है एकाग्रता से, है ना। तो ये 8 बातें हैं जो गौतम बुद्ध ने बताई कि जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब समय हो गया है, तो बुद्धा के बारे में हमने बहुत थोड़ा सा समझा। मैं एक आखिरी स्कूल के बारे में बताऊंगा, है ना, और जिसका नाम है आजीविका। आजीविका ये स्कूल ये मखाली घोषाल ने दिया था। किसने दिया था? मखाली घोषाल ने दिया था। और ये स्कूल ऑफ नियति है ना, स्कूल ऑफ फेट है, यानी कि ये मानता है कि अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आलसी लोग होते हैं वो इसको मानते हैं, इस स्कूल को मानते हैं, है ना। कुछ कर्म मत करो, अगर भाग में लिखा होगा तो मिल जाएगा, ऐसा ये स्कूल कहता है। स्कूल कहता है कहीं मत जाओ, कोचिंग मत जाओ, ऑनलाइन क्लास भी मत करो, ऑफलाइन क्लास भी मत करो, है ना, और अगर भाग में लिखा होगा तो मिल जाएगा, ऐसा होता है ना। लोग कहते हैं नहीं, गलत है।
क्योंकि अगर आपको भाग में तभी मिलेगा जब आप ऐसे कर्म करोगे, है ना। चलो फिलहाल हम इस स्कूल को समझ रहे थे, और ये स्कूल कहता है द आजीविका सेंट्रल बिलीफ वॉज दैट एब्सोल्यूट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, सब पहले से फिक्स होता है। लोग कहते हैं अरे कुछ मत करो, सब पहले से लिखा हुआ है, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है ना। ऐसा ये स्कूल कहता है। तो ये स्कूल प्योर किस पे, नियति को मानने वाला है, भाग को मानने वाला है। ये कहता है कि अगर नियति में लिखा होगा, भाग में लिखा होगा तो मिलेगा, है ना। ठीक है, चलो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आजीविका स्कूल मखाली घोषाल ने दिया था। हाँ, तो अभी हमने बहुत डिटेल में तो नहीं, बट हमने एक ओवरव्यू एक समझा इन सभी स्कूल के बारे में, इंडियन फिलोसफी क्या होती है, दर्शन क्या होते हैं, इन सभी के, है ना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ इससे इंटरेस्टिंग और इससे मज़ेदार सब्जेक्ट ही नहीं होता लॉजिकल रीजनिंग में। अच्छा गाइस, तो आज की कार्रवाई यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।